हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? तैयारी कैसी चल रही है? उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे से आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए, आज का जो वीडियो है ज्योग्राफी से संबंधित है। ज्योग्राफी की सीरीज स्टार्ट की है। इसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। अगर ये क्वेश्चन कर लिया तो समझो यूपीएसआई कांस्टेबल या रेलवे बैंकिंग एसएससी कोई सा भी एग्ज़ाम है, सी टेट, सुपर टेट है ना, यूपी टेट, एमपी वर्ग 3 रीट वगैरह, कोई सा भी एग्ज़ाम है जिसमें ज्योग्राफी या जीएस को टॉपिक शामिल है, उसमें इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखें। और इसमें दो तरीके के क्वेश्चन मैंने समाहित किए हैं। कुछ क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल के हैं और कुछ इजी टाइप के हैं, दोनों तरीके के हैं। अब देखना है कि कौन कितने क्वेश्चन सही कर पाता है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित का मिलान कीजिए, ठीक है, और सही विकल्प का चुनाव कीजिए। ठीक, इसमें आप लोग देखिए, क्वेश्चन जो है एक तरफ जो है अपर्दन के कारक दिए हैं, दूसरा है जो है स्थलाकृति लक्षण। इसमें आपको सही बताना है, मिलान करना है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? वो पहला वाला होगा, ये वाला, यानी पहले का पांचवा। प्रवाही जल जो होता है वो उससे गार्ज बनते हैं, और जो हिमनद है उससे सर्क बनते हैं, और जो पवन है पवन से बरकान बनता है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बरकान वाला। पवन स्थलाकृति जो होती है बरकान। और चौथा जो है जिसमें दिया है भौम जल, यानी ज़मीन का जल जो है वो डोलाइन कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर आते हैं, पीसीएस में भी आ जाते हैं, लोअर में और अदर एग्ज़ाम में। आजकल जो भी एग्ज़ाम अब होने जा रहे हैं, इससे पहले आपको याद हो, अगर किसी ने दिया हो, चकबंदी लेखपाल का जो एग्ज़ाम हुआ था, बहुत ही टफ जीएस आई थी उसमें। तो इसी टाइप के क्वेश्चन आने की संभावना है। अब इजी वाला ज़माना गया, तो इसमें दोनों टाइप के बहुत अच्छे से क्वेश्चन करना है आपको, और थोड़ा डीपली करके। जो चीज़ समझ में ना आया करे वो मुझे कमेंट बॉक्स में आप पूछ लिया करें, वहाँ बता दूंगा। आगे देखिए, कह रहा है भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ठीक, दक्षिण पश्चिम मानसून कह रहा है मानसून सर्वप्रथम मालाबार तट पे पहुंचता है। बिल्कुल सही है। इसी मानसून के माध्यम से ही हमारे जो भारत है उसमें जो बारिश के मौसम में वर्षा होती है, तो वो दक्षिण पश्चिम मानसून की वजह से ही होती है। और ये जो मानसून है वो सबसे पहले मालाबार तट, ये केरल में है, वहाँ पर पहुँचता है। उसके बाद दक्षिण पश्चिम मानसून से राजस्थान में वर्षा नहीं होती, बिल्कुल अरावली पर्वत के कारण ये वर्षा नहीं होती। ठीक है, और राजस्थान वाला एरिया जो थार मरुस्थल है वो सूखा रह जाता है। दोनों सही है। तीसरा देखो, कह रहा है जब स्थायी पवन कटिबंध दक्षिण की ओर स्थानांतरित होना शुरू होते हैं तो दक्षिण पश्चिम मानसून भी निवर्तित हो जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। आगे देखिए, दिन में हवाएं समुद्र से स्थल की ओर बहती हैं। बिल्कुल ये चीज़ देखिए, इसके क्वेश्चन में ही बहुत सारे क्वेश्चन या आंसर छिपे हुए हैं। ये बिल्कुल सही बात है कि दिन में हवाएं जो है समुद्र से स्थल की ओर बहती हैं, याद रखना ये क्वेश्चन। और रात में अगर आ जाए तो रात में हवाएं स्थल से समुद्र की ओर चलती। ये दोनों अपने आप में एक तरीके से दो क्वेश्चन आपको यहीं पे मिल गए। तो कह रहा भूगोल के इस तथ्य का सही स्पष्टीकरण निम्नलिखित में से कौन सा होगा? ठीक है, तो इसका ये वाला होगा, धरती चारों ओर फैले समुद्र की अपेक्षा अधिक गर्म हो जाती है। परिणाम स्वरूप धरती के ऊपर समुद्र की तुलना में कम दाब बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 15 डिग्री देशांतर कितने समय के विवरण को दर्शाता है? अब ये अक्षांश और देशांतर वाला क्वेश्चन है, इससे क्वेश्चन जरूर आता है अक्षांश देशांतर से। तो कह रहा 15 डिग्री में कितने मिनट होंगे? ठीक, 15 डिग्री देशांतर में, तो 1 डिग्री देशांतर में दो देशांतरों के बीच का जो समय अंतराल होता है वो 4 मिनट का होता है। तो 15 में कितना हो जाएगा? सीधी सी बात है, 1 में 4 होता है, तो 15 में कितने मिनट हो जाएंगे? 15 चौको 60 मिनट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ज्योग्राफी वाला टॉपिक जब पूरा करवाऊंगा वहाँ पे और अच्छे से क्लियर करवा दूंगा। फिलहाल ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोशिश करिए कि आप इनके एक अलग से नोट्स बना लें। ठीक है, तो बहुत अच्छे से जो है तैयारी हो जाएगी आपकी। यदि एक ही यामोत्तर पर 500 किलोमीटर पृथक 4 स्थान है, ठीक है, कह रहा है कि ये एक ही जो है देशांतर रेखा पर 500 किलोमीटर की पृथक जो है 4 स्थान है, और एक स्थान का स्थानीय समय 12 बजे दोपहर है। तो अन्य तीनों स्थानों का मान समय क्या होगा, यानी जो बाकी जगह है उन पे टाइम क्या होगा?
तो यहाँ भी 12 ही बजेंगे, क्योंकि कह रहा है एक ही यामोत्तर पर। ठीक है, चाहे कितनी किलोमीटर की दूरी हो, एक ही यामोत्तर पर है तो सेम टाइम होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन संवहनी वर्षा की विशेषता को बताता है? संवहनी वर्षा के बारे में कह रहा है। तो ये विषुवतीय क्षेत्रों में रोज अपराह्न में होती है, बिल्कुल सही बात है। 0 डिग्री जो अक्षांश रेखा है यानी भूमध्य रेखा, वहाँ पे डेली दोपहर में संवहनी वर्षा होती है। यह अत्यंत अल्प अवधि की होती है, ये भी सही है। बहुत कम समय के लिए होती है संवहनी वर्षा, और ये कपासी वर्षा बादलों के द्वारा होती है, ये भी सही है। तो 1 2 3 तीनों सही हो जाएंगे। आगे क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में सुमेलित कीजिए और सही विकल्प का चयन करना है। ठीक है, तो इसमें जो है पूछ रहा है, कह रहा है हिमालय की चोटियाँ और राज्य दिया है। ठीक, तो पहला जो है कह रहा है नंगा पर्वत कहाँ है? तो ये जम्मू कश्मीर में है। नंदा देवी कहाँ है? उत्तराखंड में। कंचनजंगा सिक्किम में है ये। ठीक है, तो इसका जो है ये वाला 1 3 2 ये सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा 6ठी से 8वीं कक्षा में भूगोल शिक्षण का सामान्य उद्देश्य नहीं है? इस टाइप के क्वेश्चन याद रखना, सी टैट, यूपी टैट और अदर स्टेट के टैट और सुपर टैट में अक्सर क्वेश्चन आते हैं। वो क्वेश्चन भी मैंने 1 2 इसमें रखे हैं इस वीडियो में। कह रहा है कि 6ठी से 8वीं कक्षा में भूगोल शिक्षण का सामान्य उद्देश्य नहीं है। ठीक है, यानी कौन से ऐसे टॉपिक हैं या जो तत्व हैं जो नहीं रखे जा सकते। तो इसमें देखिए दूसरा वाला कह रहा है बालकों में औद्योगिक प्रवृत्ति का विकास। ये नहीं हो, 6 से 8 तक के बच्चों को उद्योग धंधों के बारे में जो है नहीं पढ़ाया जाता, वो सही नहीं है। बाकी चीज़ें जो है सब कुछ ठीक है। पृथ्वी का आकार गोलाब है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन ये प्रमाणित नहीं करता? कह रहा है कौन सा नहीं प्रमाणित करता। ठीक है, तो सारे ऑप्शन आप पढ़ते रहिए, उसके बाद लॉजिक लगाइए। देखिए, तो इसमें देखिए तीसरा पॉइंट जो कह रहा है कि सूर्य ग्रहण के समय पृथ्वी की वलयाकार प्रतिछाया। ठीक है, तो इसमें जो है ये तीसरा वाला इसका ये नहीं है, बाकी सभी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों में कृषि कार्य में मशीनों का अत्यधिक प्रयोग किया जाता है, इसका कारण क्या है? मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों में कृषि कार्य में मशीनों का अधिक जो प्रयोग होता है उसका मेन कारण क्या है? खेतों का बड़ा आकार। अगर बड़ी जोत वाले खेत हैं तभी आप जो है बड़ी मशीनों का प्रयोग कर सकते हैं। तो इसका मेन यही कारण है और कुछ नहीं है। इसमें देखिए अभी जो क्वेश्चन आ रहे हैं बहुत टफ लग रहे होंगे, आगे कुछ इजी टाइप के क्वेश्चन है, तो दोनों का मिश्रण है ये। कुछ इजी भी मिलेंगे, कुछ टफ भी मिलेंगे। कभी ऐसा ना हो कि आप इजी के चक्कर में ये वाले क्वेश्चन करना भूल जाएं, और पेपर का जो रुझान है इस टाइम वो कोई सा भी आप एग्ज़ाम उठा के देख लें, सब में यही कंडीशन है कि बहुत टफ जीएस आने लगी है। तो आपको डीपली तैयारी करना होगा, तभी कुछ बनने की उम्मीद की जा सकती है, और दिन रात मेहनत करने की आवश्यकता है। ये जो टाइम चल रहा है एक तरीके से पूरा विश्व जो है संकट की घड़ी में है कोरोना काल को लेकर के, लेकिन अगर इसे सही तरीके से आप पढ़ाई की तरफ मोड़ देंगे तो बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं आप, क्योंकि जैसे ही ये ख़त्म होगा लॉकडाउन उसके तुरंत बाद कई सारी वैकेंसी आएंगी, और कहीं ऐसा ना हो कि आपका स्थान ना हो उसमें, आपकी जगह ना हो। नेक्स्ट देखिए, पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले उपग्रह पर निम्नलिखित में से कौन सा बल कार्य करता है? ठीक है, तो कह रहा है चंद्रमा के द्वारा उपग्रह पर गुरुत्वाकर्षण बल, उपग्रह को रॉकेट से धक्का लगता है, पृथ्वी और उपग्रह के बीच गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है। तो इसमें जो है सिर्फ जो है पहला वाला चंद्रमा वाला ये सही है, बाकी सब गलत है। नेक्स्ट देखिए, ओजोन परत का कार्य क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, समझो एनवायरनमेंट का टॉपिक हो या फिर जीएस का टॉपिक हो, आजकल जो है ऐसे क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं। तो ओजोन परत का जो मेन काम है, इससे पहले वीडियो एनवायरनमेंट वाले में भी मैंने बताया है कि सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करना इसका मेन काम है। इसलिए ओजोन परत को पृथ्वी का सुरक्षा कवच या सेफ्टी वॉल भी कहा जाता है। ज्वालामुखियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कह रहा है, तो इसे देखिए, कह रहा है भूपल्टी से एक नली भूगर्भ मेंटल या अंतरम से जुड़ी होती है जिसके माध्यम से मैग्मा बाहर निकलता है। बिल्कुल सही बात है, एक नली होती है जिसके माध्यम से जो नीचे मैग्मा यानी लावा जो होता है वो बाहर निकलता है। दूसरा कह रहा है ज्वालामुखी नली या मुख के चारों ओर पर्वतीय भाग का विस्तार हो जाता है, ये भी सही है। झील भी बन जाती है उसके मुख के माध्यम से, और पर्वत भी बन जाते हैं, ये भी ठीक है। तीसरा कह रहा है ज्वालामुखी सक्रियता के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, जागृत, शांत और मृत्यु। ये तीनों ही ऑप्शन सही हैं। ज्वालामुखी 3 टाइप के ही होते हैं, याद रखना।
तो ये तीनों ऑप्शन जो है सही है, यानी उपरोक्त सभी हो जाएगा। 14वां क्वेश्चन देखिए, आइसोनॉर्मल रेखाएं मानचित्र पर प्रदर्शित करती हैं। ये किस टाइप की रेखाएं होती हैं और मानचित्र पर किसे प्रदर्शित करती हैं? तो ये समान तापीय विसंगतियों वाले स्थानों को जो है दर्शाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुंदरबन डेल्टा क्षेत्र में स्थित सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान के बाघों को किस दृष्टि से विशिष्ट व अनोखा माना जाता है? यानी जो सुंदरबन डेल्टा है पश्चिम बंगाल में, उसमें जो सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान है वहाँ बाघ पाए जाते हैं। मैंने बताया था एमपी में ज़्यादातर मिलते हैं, सुंदरबन में भी मिलते हैं, और इन्हें जो है विशिष्ट व अनोखा माना जाता है। ऐसा क्यों? क्या क्वालिटी है इनमें, क्या स्पेशल चीज़ है इसमें? तो वो है ये लंबे समय तक खारे जल में रह सकते हैं। ठीक है, तो सुंदरबन का जो डेल्टा है वो खारे है एक तरीके से। ठीक है, और वहाँ पर ये यही विशेषता है कि खारे जल में अधिक समय तक रह सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, छोटा नागपुर को औद्योगिक भारत का हृदय कहा जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, कह रहा है भारत का हृदय, औद्योगिक भारत का हृदय कहा जाता है किसे? छोटा नागपुर। पठार के कई बार क्वेश्चन सिर्फ इतना ही आया है। तो कह रहा है इसकी क्या विशेषता, क्यों ऐसा कहा जाता है भारत का हार्ट? तो ये क्षेत्र खनिज तथा शक्ति संसाधन व ईंधनों से संबद्ध है, इसी वजह से इसे जो है औद्योगिक भारत का हृदय कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, हिमालय क्षेत्र खनिज संसाधनों की दृष्टि से समृद्ध नहीं है, क्या कारण है? तो समृद्ध इसलिए नहीं है क्योंकि चट्टान संतरों खिसकाव स्थानांतरण के कारण चट्टान व्यवस्था बिगड़कर जो है जटिल हो जाती है। तो इसका ये दूसरा वाला ऑप्शन ये सही है, सॉरी पहला वाला ये सही है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित स्तंभों को सुमेलित कीजिए, यानी ये मिलान करना है। फिर से उसी टाइप के क्वेश्चन आ गए। ठीक है, पहला कह रहा खनिज है, दूसरी तरफ क्षेत्र है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे जो है क्वेश्चन अक्सर आते हैं, याद रखना। पहला कह रहा है सोना यानी स्वर्ण, तो सोना कहाँ मिलता है? कोलार। ठीक, कोलार की खान में, कर्नाटक में है कोलार की खान। दूसरा है कोयला, कोयला के लिए फेमस है झरिया क्षेत्र, झरिया झारखंड में है। नेक्स्ट है तांबा, तांबा कहाँ पाया जाता है? खेतड़ी राजस्थान में। और लोहा कुद्रेमुख, ये कर्नाटक में है, याद रखना। ठीक है, तो इसका जो है कौन सा सही होगा? ये पहला वाला, और इसे नोट कर लेना ये क्वेश्चन, ये मिलान वाले, सोना कहाँ मिलता है? कोयला, और यही वाला सिर्फ इसी टाइप से ही क्वेश्चन आ जाता है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन देखिए, फिर से जो है उद्योगों को मिलान करना है। एक तरफ शहर दिए हैं, दूसरी तरफ इनके उद्योग धंधे दिए हैं। तो पहला है देखिए अनशान, अनशान किस लिए फेमस है? तो अनशान जो है लौह और इस्पात के लिए फेमस है। दूसरा है शिकागो, तो शिकागो जो है मांस में, विश्व में सबसे बड़ी शिकागो मांस की मंडी जो है शिकागो में है, याद रखना। तो मांस डिब्बा बंदी के लिए, यानी डिब्बा बंद मांस जो है शिकागो से सबसे ज़्यादा आयात निर्यात किया जाता है। अगला देखिए बेलफास्ट, बेलफास्ट जो है जहाज़ निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। और चौथा है लीड्स, लीड्स ये ऊनी वस्त्र के लिए फेमस है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है तीसरा वाला, 5 4 3 2। आगे देखिए, निम्नलिखित फिर से उसी टाइप का क्वेश्चन है, इसे आप लोग सही से पढ़ें। कह रहा है परमाणु शक्ति केंद्र और राज्य। ठीक, यानी कौन सा परमाणु शक्ति केंद्र जो है किस राज्य में है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं अब। तो पहला है देखिए, कह रहा है काकरापार, काकरापार आ जाता है या काकरापाड़ा आ जाता है। तो ये कहाँ है? ये गुजरात में है। ठीक है, दूसरा कह रहा है नरोरा, तो नरोरा जो है उत्तर प्रदेश में है, याद रखना, बुलंदशहर ज़िले में। तीसरा है कलपक्कम, कलपक्कम जो है ये तमिलनाडु में है। ठीक, कलपक्कम तमिलनाडु में है। और उसके बाद जो है तारापुर, तारापुर ये महाराष्ट्र में है। और कोटा, कोटा राजस्थान में, आपको पता ही है। तो इसमें से जो है कौन सा वाला ये सही हो जाएगा? तो ये तीसरा वाला ये सही हो जाएगा, याद रखना। आगे देखिए, पृथ्वी की गैलेक्सी की आकृति किस टाइप की है? अब देखिए जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो काफ़ी इजी हैं। ठीक, और उम्मीद करता हूँ कि ये वाले क्वेश्चन अब आपसे गलत नहीं होने चाहिए। ठीक, चलिए, तो इसमें कह रहा है पृथ्वी की जो गैलेक्सी है उसकी आकृति, पृथ्वी की नहीं पूछ रहा, पृथ्वी जिस गैलेक्सी में है उसकी आकृति पूछ रहा है। तो किस टाइप की है? सर्पिलाकार। ठीक, सर्पिलाकार है। पृथ्वी जिस आकाश गंगा में है, गैलेक्सी मतलब आकाश गंगा, और वो आकाश गंगा का जो आकृति है वो कैसी है? सर्पिलाकार, सर्पिल। पृथ्वी किस गैलेक्सी का भाग है? ठीक है, तो पृथ्वी जो है किस गैलेक्सी का भाग है? वो है मिल्की वे।
ठीक, मिल्की वे इसका नाम है। सौर मंडल में ग्रहों की संख्या ये आपको बताना है। ठीक, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? सबसे चमकीला ग्रह जो है वो शुक्र है। ऐसे क्वेश्चन अक्सर आते हैं। सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? ठीक है, सबसे बड़ा ग्रह जो है बृहस्पति है। नेक्स्ट है लाल ग्रह किसे कहा जाता है? इसे आपको बताना है। बहुत इजी क्वेश्चन है और सभी लोग जो भी वीडियो देख रहा है कमेंट करके ज़रूर बताएं कितना आप लोगों ने तैयारी, कितना पता है। लाल ग्रह किसे कहा जाता है? पृथ्वी के सबसे निकट का ग्रह कौन सा है? ठीक है, तो पृथ्वी के निकट का सबसे जो ग्रह है वो है शुक्र, जिसे पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। उपग्रह के बारे में कौन सा कथन सत्य है? ठीक, उपग्रह के बारे में तो कह रहा है ग्रहों की भांति उपग्रह भी सूर्य के प्रकाश के कारण चमकते हैं। बिल्कुल सही बात है। उपग्रहों का जो है अपना कोई भी प्रकाश नहीं है और ना ही ग्रहों का है। चाहे वो ग्रह हो चाहे उपग्रह हो, ये दोनों ही जो है सूर्य के प्रकाश से ही चमकते हैं, याद रखना। दूसरा है कि ग्रह की परिक्रमा करते हैं। बिल्कुल सही बात है, ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं और उपग्रह जो है वो ग्रह की भी परिक्रमा करते हैं, साथ में सूर्य की भी। अगला कह रहा है बृहस्पति ग्रह के सर्वाधिक उपग्रह, जबकि बुध एवं शुक्र के पास कोई उपग्रह नहीं है। एक चीज़ याद रखना, हाल ही में अभी करंट का क्वेश्चन है, यहाँ देखिए कह रहा है कि बृहस्पति ग्रह के सर्वाधिक उपग्रह। बिल्कुल सही बात है, इसी के थे। लेकिन अभी पिछले 1-1.5 महीने से करंट में मैंने पढ़ा था जिसमें लिखा था कि शनि के फिर से सबसे ज़्यादा उपग्रह हो गए हैं। तो याद रखना शनि के सबसे ज़्यादा उपग्रह हो गए हैं अब, और बृहस्पति सेकंड नंबर पे आ गया है फिर से। पहले बृहस्पति था, अभी 2-3-4 महीना पहले तक ये डाटा था। और कह रहा बुध और शुक्र के पास कोई भी उपग्रह नहीं है, ये सही है बिल्कुल। तो यहाँ पे बृहस्पति की जगह शनि कर लें तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। सूर्य के बाद पृथ्वी का निकटतम तारा कौन सा है? कह रहा है सूर्य के बाद पृथ्वी के जो है निकटतम तारा कौन सा है? तो वो है प्रोक्सिमा सेंचुरी। सेंटोरी लिखा है, सेंचुरी भी आ जाता है, याद रखना। आगे देखिए सूर्य के सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है? तो वो आपको पता ही है, वरुण है यानी नेपच्यून है, ये जो है सबसे दूर का ग्रह है। नेक्स्ट, ऋतु परिवर्तन का संबंध पृथ्वी की किस गति से है? तो जो ऋतुओं में परिवर्तन होता है, पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ जब घूमती है, चक्कर लगाती है यानी परिक्रमण करती है, तो उसी के कारण जो है ऋतुओं में परिवर्तन, सर्दी जाड़ा गर्मी, ये जो ऋतु परिवर्तन होता है उसी कारण होता है। नेक्स्ट, किस गति के कारण पृथ्वी पर दिन रात होते हैं? ठीक है, तो मैं आपको बता दूं पृथ्वी जब अपने अक्ष पर यानी अपनी धुरी पर जब घूर्णन करती है यानी घूमती है, तो उसी के कारण ही दिन रात होते हैं। नेक्स्ट, दिन और रात कहाँ बराबर होते हैं? कह रहा है कि दिन और रात हमेशा बराबर कहाँ पर होते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट है विषुवत रेखा यानी 0 डिग्री अक्षांश पर। ठीक है, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा पर दिन और रात हमेशा बराबर होते हैं और ध्रुवों पर 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है। 2 अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होती है? तो 2 अक्षांशों के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? ये सभी को पता है, चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। निम्न में से किस तिथि को दिन रात बराबर होते हैं? तो 21 मार्च 23 सितंबर दोनों डेट में जो है दिन और रात बराबर होते हैं। चंद्र ग्रहण होता है, ठीक कह रहा है, चंद्र ग्रहण कब होता है? ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण वाला। तो पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में जब आ जाती है तब चंद्र ग्रहण होता है, याद रखना। सूर्य और चंद्रमा के बीच में जब पृथ्वी आ जाती है यानी पृथ्वी जब बीच में होती है तो चंद्र ग्रहण कहलाता है। अगला भी देखिए सूर्य ग्रहण वाला क्वेश्चन आ गया। सूर्य ग्रहण कब होता है? तो ये चीज़ याद रखना है कि जब चंद्रमा बीच में होता है तो सूर्य ग्रहण, यानी सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा जब आ जाता है तो सूर्य ग्रहण होता है, और सूर्य और चंद्रमा के बीच में जब पृथ्वी होती है तो चंद्र ग्रहण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है मध्य रात्रि का सूर्य कहाँ दिखाई देता है? अभी तक आपने ये पढ़ा था कि मध्य रात्रि के सूर्य का देश किसे कहा जाता है? तो नॉर्वे हो जाता था आंसर। यहाँ थोड़ा सा अलग टाइप से क्वेश्चन पूछा है, कह रहा है कहाँ कहाँ दिखाई देता है मध्य रात्रि का सूर्य? तो इसमें से देखिए आर्कटिक क्षेत्र में भी दिखाई देता है, अंटार्कटिक क्षेत्र में भी, और जो है नॉर्वे में भी दिखाई देता है। यानी कि आर्कटिक क्षेत्र, अंटार्कटिक क्षेत्र और नॉर्वे उपरोक्त सभी, ये सभी में जो है मध्य रात्रि का सूर्य दिखाई देता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, याद रखना। तो कैसा लगा वीडियो मुझे ज़रूर बताना, और एक चीज़ याद आप काम करा करें, कम से कम अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर कर दें, उससे मुझे एक प्रोत्साहन मिलता है और आगे काम करने का अच्छा से अच्छा मटेरियल देने की एक प्रेरणा मिलती है।
तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।